जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2025 के बारे में कि किसे ये अवार्ड मिला है और शांति का नोबेल किसे मिला है, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। देखिए, इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है बहुत ही चर्चा में है, काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इस बार जो हमारे ट्रंप साहब हैं यूएस के राष्ट्रपति, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। उनका ऐसा मानना था कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे नेक काम किए हैं, बहुत सारे वॉर रुकवाए हैं। उस कारण से इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है शांति का, जो है पीस का है, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन किसी भी तरह से उनको ये प्राप्त नहीं हुआ। तो इस बार काफ़ी न्यूज़ में है कि भाई इस बार जो नोबेल प्राइज़ है उन्हें प्राप्त क्यों नहीं हुआ, क्या ऐसे कारण थे। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि नोबेल प्राइज़ क्या होते हैं, इनका इतिहास, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेंगे, फैक्चुअल पार्ट पढ़ लेंगे, और किन किन क्षेत्रों में, किन किन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, इसके बारे में कोई फैक्चुअल पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इस बार किस किस को ये अवार्ड मिला है, किस किस को ये प्राइज़ मिली है, और उसके बाद में किन किन भारतीयों को ये अवार्ड मिला है। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि जो ट्रंप साहब हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें अवार्ड क्यों नहीं मिला, क्या कारण थे, और जिनको मिला है उन्हें क्यों मिला। इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं। अंत में ग्लोबल इम्पैक्ट और निष्कर्ष, कंक्लूजन के साथ हम लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड सेरेमनी होती है, इस प्रकार से अवार्ड का वितरण होता है। अभी देखिए अनाउंसमेंट हुआ है, अभी सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है। इनका जो सेरेमनी है वो दिसंबर में होगी। देखिए, अगर आप MPPSC या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, रेलवे, UPSC, या अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है MP पुलिस में कांस्टेबल की 7,500 वैकेंसी, अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास एक टेस्ट सीरीज आपके लिए है, इसका नाम है टेस्ट पास। हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टेस्ट पास नाम से। बहुत ही कम प्राइस में इस सभी एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। मात्र 49 में आपको सभी एग्ज़ाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, सभी की टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएंगी। आप इतने कम दाम में आपको कहीं पर भी ऑफ़र मिलने वाला नहीं है। तो अभी आज ही इसको आपको हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इसको परचेज़ करना है। खासकर जो लोग इस MP पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अमृत है, रामबाण है ना। तो आपको आज ही इसको इंस्टॉल करना है और आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है। इससे आपको आपका लेवल मालूम पड़ेगा कि आप किस लेवल में है, कौन सा पार्ट आपका कमज़ोर है, कौन सा पार्ट आपका वीक है। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाएंगे। अब बात करते हैं परिचय के बारे में। इसका जो इंट्रो है वो समझते हैं। देखिए, जो आपका नोबेल प्राइज़ है विश्व के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कारों में से एक है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने साइंस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और शांति जैसे क्षेत्रों में मानवता के लिए असाधारण योगदान दिया है। क्या आपको क्लियर है? इसके स्थापक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश वैज्ञानिक है ना। इसके बाद में इनका जो फेमस हुए थे डायनामाइट के लिए, है ना। डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया, उसके बाद ही फेमस हुए। ठीक, तो कौन इसके संस्थापक हैं, क्वेश्चन आता है, किसने इसकी स्थापना करी है? तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी स्थापना करी है, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक भी हैं। क्लियर है? चलिए, स्थापना वर्ष क्या है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो भैया 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आपका नोबेल प्राइज़ है, इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि ये मानव जीवन और समाज को बेहतर बनाने वाले कार्यों को सम्मानित किया जाए। हमारे समाज में, देश में ऐसे कई लोग हैं जिनके द्वारा हमारे समाज को काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी योगदान उनके द्वारा होता है, तो उनको सम्मानित करना इसका उद्देश्य था। अब बात करते हैं इतिहास और स्थापना के बारे में। देखिए, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी अधिकांश संपत्ति नोबेल एंडोमेंट फंड के लिए छोड़ी। बेसिकली जो उनकी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उन्होंने इसको बैंक में एज अ FD या उसको बोलें नोबेल एंडोमेंट फंड के रूप में जमा कर दिया, और उससे जो सालाना इनकम यानी उससे जो इंटरेस्ट या ब्याज प्राप्त होता है, उसी से ही जो अभी प्राइज मनी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना। सिंपल सी बात है। तो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। शुरुआत में 5 श्रेणियां थी, अभी 6 हैं। 5 कौन कौन सी है? देखो, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पहले दिया गया था। बाद में 1968 में 1968 में इकोनॉमिक साइंस को भी इसमें जोड़ा गया। आपको क्लियर है? तो बेसिकली क्वेश्चन ही बन जाता है कि शुरुआत में जो 5 श्रेणियां थी तो उनमें से कौन सी नहीं थी, ये क्वेश्चन बनेगा। और
बाद में कौन सी कैटेगरी को जोड़ा गया? आंसर आपका होगा अर्थशास्त्र। ठीक है, और कब जोड़ा गया? तो शुरुआत में सबसे पहला कब दिया गया, ये क्वेश्चन बन जाता है। उसकी शुरुआत कब हुई? 1895 में। ये कुछ फैक्चुअल पार्ट है, ये क्वेश्चन इनके बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी हैं जिनमें वर्तमान में ये अवार्ड दिया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए बार बार आपको मैं ये रिपीट करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कम क्लियर है। देखिए सबसे पहला फिजिक्स का है ना, सबसे पहला है फिजिक्स, है ना। इसके बाद में है केमिस्ट्री, फिर आपका है मेडिसिन, फिर है लिटरेचर, पीस और इकोनॉमी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, पीस, लिटरेचर और क्या है? इकोनॉमी। इस प्रकार से 6 कैटेगरी है जिनमें ये अवार्ड, ये प्राइज दिया जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका कैटेगरी है, तो किस कैटेगरी में किन कारणों से, यानी किन फोकस एरिया के साथ में किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये आपको क्लियर है। चलिए सबसे पहला जो है आपका फिजिक्स है, तो ये बेसिकली यूनिवर्स की खोज अगर आप करते हो, अगर आप यूनिवर्स में कोई रिसर्च करी है, कोई आपने आविष्कार किया है, खोज करी है, एनर्जी, लाइट, मैटर पर रिसर्च अगर आपने करी है, तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। कौन देता है? तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ये आपको क्लियर है। इसके बाद देखिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में नई केमिकल डिस्कवरीज और एडवांस्ड मटेरियल्स की अगर आपने के क्षेत्र में आपने खोज की है, रिसर्च किया है, तो आपको मिलेगा। सेम वो है, संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये अवार्ड मिलता है। फिर आपका है मेडिसिन, तो आपको जो मेडिसिन का जो है, अगर आपने लाइफ साइंस, डिसीज और ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च किया है, कुछ नई खोज की आविष्कार किया है, तो अगर इस क्षेत्र में काम किया है, तो आपको बेसिकली कैरोनिस्कर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र की बात करें, तो क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री और लिटरेचर एक्सेलेंस अगर आपका है, तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। फिर बात करेंगे पीस यानी शांति की बात करेंगे, तो इनका वर्ल्ड पीस, अगर आपने कोई काम किया है वर्ल्ड पीस के क्षेत्र में, ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल हार्मोनी, अगर इन क्षेत्रों में आपने काम किया है और आपके काम से समाज को, देश को, दुनिया को लाभ हुआ है, तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। यानी आपके काम से समाज में, देश में शांति स्थापित हुई है, तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। तो ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद में अंत में इकोनॉमिक्स, जो कि बाद में ऐड हुआ है, 1968 में ये ऐड हुआ है। इसकी बात करें तो इकोनॉमिक थ्योरीज, ग्रोथ और फाइनेंशियल पॉलिसीज के क्षेत्र में आपने काम किया है, तो आपको मिलेगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, है ना, सोवरेन रिक्स बैंक फंड के द्वारा आपका ये बेसिकली आपको अवार्ड दिया जाता है। ये आपको क्लियर है? ठीक, तो हमने क्या पढ़ लिया? कैटेगरी, कि किन कैटेगरीज में ये अवार्ड मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, और कौन से फोकस एरिया है कि जिनमें अगर आपने काम किया है तो आपको ये अवार्ड मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी किन किन प्रोसेस के माध्यम से सिलेक्शन होता है कि भाई किसको अवार्ड मिलना है, किसको नहीं मिलना है। चल सबसे पहले बात करेंगे, इसमें 6 स्टेप होती हैं। सबसे आपकी जो पहली स्टेप की बात करेंगे आपके सामने है, द नोबेल कमेटी प्रिपेयर टू रिसीव नॉमिनेशंस, है ना। एक कमेटी होती है, अब कमेटी में कौन होता है आगे पढ़ेंगे, तो कमेटी बनती है, उस कमेटी के अकॉर्डिंग किस किस का नॉमिनेशन होना चाहिए उस हिसाब से बात होती है। ठीक, तो यहाँ से नॉमिनेशन की बात आगे बढ़ती है। इसके बाद में सेकंड स्टेप है, तो ये आपका जो इसका जो स्टार्ट डेट है, मंथ है, तो सितंबर में ये काम शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर 31 जनवरी 31 जनवरी मिडनाइट डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन, यहाँ पर नॉमिनेशन का निर्णय होता है कौन कौन नॉमिनेशन होना है। इसके बाद 31 जनवरी के पहले जो भी नॉमिनेशन आपने रेडी किए हैं उसकी तारीख होती है, लास्ट डेट होती है, इसके पहले आपको नॉमिनेशन सबमिट करना है वो कमेटी के द्वारा। ठीक, इसके बाद में जो आपकी थर्ड स्टेप होती है, इसमें अ शॉर्ट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। ठीक, एक शॉर्ट लिस्ट बनती है किन किन का नॉमिनेशन होना है, ये आपकी बनती है मार्च के महीने के आसपास, है ना। फरवरी, मार्च और अप्रैल में ये लिस्ट बनती है किस किस का नॉमिनेशन फाइनल किया गया है एक लिस्ट के माध्यम से। इसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में एडवाइजर रिव्यू होता है, ये जो नॉमिनेशन लिस्ट बनी है इसका रिव्यू होता है। इसके बाद में, है ना, अक्टूबर में जिनका नॉमिनेशन किया गया था, जिनके लिस्ट फाइनल की गई थी, तो उनका अनाउंसमेंट होता है। आफ्टर अ मेजोरिटी वोट द नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड, जो लिस्ट बनी है फिर उसमें वोटिंग होती है। उसके बाद में
जो फाइनल लिस्ट होती है जिनको अवार्ड मिलना है, उनका अनाउंसमेंट होता है अक्टूबर के महीने में, है ना। तो अक्टूबर के महीने में ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो भैया अक्टूबर के महीने में ये आपका जो है नॉमिनेशन जिनको अवार्ड मिलना है उनका अनाउंसमेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में दिसंबर के महीने में ये नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी की जाती है, ठीक। तो सिलेक्शन पूरा प्रोसेस क्या है हम समझ लिया। अब इसके बारे में क्या फैक्चुअल पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपको नॉमिनेशन पढ़ लिया हमने, अब इनकी कमेटी में कौन कौन होता है? विशेषज्ञ, प्रोफेसर और पूर्व विजेता, यानी कि जो आपके प्रीवियस विनर हैं उनको भी कमेटी में शामिल किया जाता है, ठीक, द्वारा किया जाता है ना। तो नॉमिनेशन कौन करता है? ये कौन पढ़ लिया हमने, कौन करता है। इसके बाद में सेल्फ नॉमिनेशन स्वीकार्य नहीं होता है। अगर ट्रम्प साहब चाहें कि मुझे आप नॉमिनेट करिए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो भैया अपने सेल्फ नॉमिनेशन इसमें का कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सिर्फ कमेटी के द्वारा ही आपका नॉमिनेशन किया जाएगा। इसके बाद में कॉन्फिडेंशियल, बेसिकली नामांकन जो होते हैं 50 वर्षों तक ये गोपनीय होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, किसी को इस बारे में पता नहीं होता है। इसके बाद में अनाउंसमेंट की बात करें, हर वर्ष में अक्टूबर के महीने में इनका अनाउंसमेंट होता है, ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखेंगे अवार्ड सेरेमनी, तो ये 10 दिसंबर को, मैंने आपसे कहा 10 दिसंबर को ये अवार्ड सेरेमनी होती है, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन ही ये अवार्ड जो है बेसिकली इनका वितरण किया जाता है। अब देखिए तो बेसिकली सितंबर के महीने से चालू होता है, तो उसकी प्रोसेस है वो सितंबर के महीने से चालू होती है और दिसंबर में ये समाप्त होती है नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। चल अब बात करते हैं और नोबेल शांति पुरस्कार, जो शांति का पुरस्कार है इसकी बात थोड़ी करते हैं। ये जो पुरस्कार है उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने वर्ल्ड पीस, है ना, ह्यूमन राइट्स या लोकतंत्र के लिए बेहतरीन कार्य किए हों। ये आपको क्लियर है। इसके बाद में यह सम्मान हमें डायलॉग यानी संवाद, कोऑपरेशन यानी सहयोग और जस्टिस बेस्ड सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है ना। शांति पुरस्कार के बारे में क्या इसका महत्व है हम समझ रहे हैं। इसके बाद में आसान शब्दों में कहा जाए, ये पुरस्कार बताता है कि शांति भी एक शक्ति है जो पूरी दुनिया को जोड़ सकती है ना, ये इसका अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस बार किन किन को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, क्या उनका नाम है और किन कैटेगरी में और किन कारणों से, यानी क्या उन्होंने ऐसा काम किया है जिनको अवार्ड मिला है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला है मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किस किस को मिला है। तो ये 3 नाम है आपके सामने, ये इनकी फोटो है ना। देखिए 3 नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मैरी ई ब्रंका, ये वाली हैं। इसके बाद में सेकंड आपके हैं फ्रेड राम्सडेल, है ना, ये आपके हैं फ्रेड राम्सडेल। और थर्ड आपके जो है शिमोन सागागुची, इनके नाम बड़े कठिन होते हैं, ठीक। मैरी ई ब्रंका, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन सागागुची को ये अवार्ड मिला है, इसका मेडिसिन और साइकोलॉजी का, ठीक। योगदान की बात करें, ऐसा इन्होंने क्या किया है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये इम्यून टॉलरेंस की बात इसमें की गई है, ठीक। इम्यून टॉलरेंस मतलब क्या हुआ कि खोज, शरीर अपनी कोशिकाओं को इम्यून सिस्टम के हमले से कैसे बचाता है, इस पर इन्होंने शोध किया है। रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन की भूमिका की पुष्टि इन्होंने करी है। बेसिकली इनका महत्व क्या है, ये शोध जो है ऑटो इम्यून डिसीज जैसे डायबिटीज है, ऑर्थराइटिस है आदि के इलाज में हेल्प करेगा। देखिए हमारे समाज में, देश में ऐसे की बीमारियां हैं, ऐसे के डिजीज़ है जिनका इलाज अब तक संभव नहीं हो पाया, अगर इलाज है भी तो काफ़ी कठिन है, काफ़ी लॉन्ग है। तो अगर ऐसे शोध होते हैं जिनसे समाज को, देश को एक नई दिशा मिले, एक सॉल्यूशन मिले, तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पर डायबिटीज़ बहुत बड़ी बीमारी है और ऑर्थराइटिस ये काफ़ी बड़ी बीमारी है। तो अगर इनके क्षेत्र में काफ़ी शोध हो रहे हैं तो काफ़ी प्रशंसा का विषय है। अब बात करते हैं, अगला आपका है फिजिक्स, है ना। इस क्षेत्र में किसको मिला है? 3 नाम है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवर एंड जॉन एम मार्टिनेस, है ना। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डॉवर एंड जॉन एम मार्टिनेस, इन तीनों को अवार्ड मिला है। अब क्या योगदान इन्होंने किया है जिस कारण से इन्हें यह अवार्ड मिला है, समझते हैं। इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन की खोज करी है। क्या होता है ये देखो, इनकी रिसर्च ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में
नए आयाम खोले हैं जिसके इस क्षेत्र में और रिसर्च हो पाएगा। अब बड़े पैमाने पर भी क्वांटम घटनाओं को देखा जा सकेगा। कई मूवी हैं जैसे एवेंजर्स हैं, उस मूवी में काफ़ी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है, काफ़ी इसको दर्शाया गया है, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये आपके सामने फोटो है जिनको अवार्ड मिला है। अब आपका अगला है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में किस किस को अवार्ड मिला है और क्यों मिला है देखिए। सबसे पहला है सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी को ये अवार्ड मिले हैं। कौन कौन से? सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है देखिए। बेसिकली मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs का विकास, ये ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं जिनमें मेटल आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। ये फ्रेमवर्क्स गैस स्टोरेज, वाटर प्यूरिफिकेशन और इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन में बहुत उपयोगी होने वाला है। ये बहुत बड़ा एक आविष्कार है, एक क्षेत्र शोध है। इनके शोध से क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट कंट्रोल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है, इसलिए इनको अवार्ड मिला है। क्या आपको क्लियर है? चल आगे बात करते हैं थोड़ी सी और। ये आपके सामने फोटो है जिनको अवार्ड मिला है। अब अगला है लिटरेचर। तो हम बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में किसको अवार्ड मिला है। देखिए ये मिला है लाज़लो क्रास्नाहोरकाई को ये अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? देखो उनकी रचनाएं कौन कौन सी? एपोकलिप्टिक टेरर और एग्जिस्टेंशियल टेंशन जैसे गहरे और दार्शनिक फिलोसॉफिकल विषयों पर केंद्रित इनके जो लिटरेचर है, इस कारण से इन्हें अवार्ड मिला है। उनके लेखन में ह्यूमन माइंड, समाज यानी सोसाइटी और अराजकता, चाउस के बीच के संघर्ष यानी इनर कॉन्फ्लिक्ट को बेहद बारीकी से दर्शाया गया है, इस कारण से इन्हें यह अवार्ड मिला है। ठीक, तो कौन कौन सी रचना है इसको आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई ये किसकी रचना है और किसको अभी अवार्ड मिला है जिनकी ये रचना है। क्लियर है? चल अब बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार, जो काफ़ी समय न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है। किसको मिला है? पिक आपके सामने है, नाम इनका है क्या है? मारिया कोरिना माशाडो, जो कि वेनेजुएला से बिलोंग करती है। ये भी ट्रम्प की समर्थक हैं जिनको अवार्ड मिला है। किन कारणों से मिला है देखिए। डेमोक्रेसी की मजबूत समर्थक हैं ये और विपक्ष की नेता है, प्रमुख नेता है। और इन्होंने वेनेजुएला में पॉलिटिकल फ्रीडम है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेटिक राइट्स की रक्षा करी है, जिस कारणों से रक्षा के लिए संघर्ष किया है, जिन कारणों से इन्हें अवार्ड मिला है। इसके बाद में उनका नेतृत्व ग्लोबल डेमोक्रेसी मूवमेंट के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। इन्हीं कारणों से इन्हें यह अवार्ड मिला है। तो आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि इस बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, शांति का जो है, पीस का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो आपके सामने नाम क्लियर है और क्वेश्चन बनेगा कहाँ से बिलोंग करती है। तो उसका आंसर है वेनेजुएला से ये बिलोंग करती है। क्यों मिला है? आंसर आपके सामने है। चल ट्रम्प को क्यों नहीं मिला, हम करते हैं कंपैरिजन एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से, कि ट्रम्प साहब जो है वो कहाँ चूक गए, क्यों उन्हें ये अवार्ड नहीं मिल पाया। अब बात करते हैं आगे। एक टेबल आपके सामने है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि ट्रम्प साहब को क्यों अवार्ड मिल नहीं पाया और क्यों मशाडो को ये अवार्ड मिला है, किन कारणों से ऐसा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका ट्रम्प साहब, यहाँ पर आपका मशाडो है, यहाँ पर आपका पहलू है, यहाँ पे जो बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं कि जिन पर हम बात करने वाले। सबसे पहले आपका नाम क्लियर है ना, कंट्री क्लियर है, यूएसए आपका, वेनेजुएला। उसके बाद में स्टेटस की बात करें है ना, नामांकित पर जिनको इनका नामांकन हुआ था लेकिन इनको अवार्ड नहीं मिला, इनको अवार्ड मिल चुका है, ये स्टेटस है। इसके बाद में कंट्रीब्यूशन, आप बात करेंगे की कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन के आधार पर इनका नॉमिनेशन किया गया था। अब बात कर, यहाँ पर आपके ट्रम्प हैं, क्या है भैया, मध्य पूर्व में शांति प्रयास, युद्ध रोकने के दावे। इनका दावा है कि मैंने अब तक 7 से 8 युद्ध रोके हैं, तो मुझे अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष और शांतिपूर्ण विरोध किया। इन्होंने अपने विरोध में कभी भी हिंसा का यूज़ नहीं किया है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, सबसे पहला है कि रीज़न फॉर विनिंग और नॉट विनिंग। जो ट्रम्प साहब हैं तो ये इनका स्थायी शांति प्रभाव की कमी, विवाद और नीतियों पर आलोचना। देखिए इन्होंने जो दावे किए हैं, जैसे एग्जाम्पल ने भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही नहीं मानते कि यूएसए ने इसमें कोई सीज़फायर करवाया है। भारत बोलता है कि हमने खुद ने निर्णय किया, पाकिस्तान बोलता है निर्णय भारत ने किया, यूएसए का इसमें कोई रोल नहीं है। अब जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी पॉलिसी, जो उनके वक्तव्य होते हैं, वो काफ़ी विवादों में आते हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड नहीं दिया गया। इसके बाद में आपके सेकंड है, इन्हें क्यों चुना गया,
लोकतंत्र और शांति के लिए पुरस्कार मिला है। तो इन्होंने काफ़ी काम किया भी है। इनका जो प्रयास है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से ये संघर्ष कर रही हैं अपने देशवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, तो इनको ये अवार्ड मिलना चाहिए था। कंट्रोवर्सीज की बात हम करेंगे तो विवादित शांति दावे और ध्रुवीकरण, इन्होंने कई प्रयास किए कि काफ़ी देशों पर दबाव बनाया, जैसे इंडिया एग्जांपल है, इंडिया रशिया है कि भाई आप ऐसा ना करें वैसा करें। इस कारण से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है। यहाँ पर राजनीतिक पक्षपात और इजराइल गाजा संबंधी विवाद का सामना इन्हें करना पड़ा है। इसके बाद में नोटेबल रिमार्क्स, शांति प्रयासों पर सवाल, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। शांति प्रयास पर इनके सवाल उठे। अगर देखिए नोबेल प्राइज़ इन्हें नहीं मिला है तो इससे क्या होता है, जो आपके ट्रम्प साहब के दावे हैं कि मैंने काफ़ी प्रयास किए शांति साबित करने के लिए, तो ये झूठ साबित होते हैं। इसके बाद में अगला है पुरस्कार ट्रम्प और वेनेजुएला जनता को समर्पित। जिनको ये अवार्ड मिला है उन्होंने अपना पुरस्कार ट्रम्प को समर्पित किया है कि भाई ये जो मेरा अवार्ड है ये ट्रम्प को समर्पित है, और जो वहाँ की जनता है जिनके द्वारा उनका समर्थन किया गया था उनको भी इन्होंने समर्पित किया है। ये क्लियर है आपको? इस प्रकार से ये डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं भैया कौन कौन से भारतीय हैं जिनको अवार्ड मिला है। अब तक 9 ऐसे इंडियन हैं जिनको अवार्ड मिला है। उनमें से कौन कौन से मेन हैं और उन्हें क्यों मिला है समझते हैं, और क्या डेट है, ये क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले जो आपके सामने आ रहे हैं वो हैं भैया कौन से, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर में इनको अवार्ड मिला है 1913 में, जो मिला है गीतांजलि के लिए, एशियाज फर्स्ट नोबेल विनर, है ना। एशिया के पहले ये नोबेल विनर हैं 1913 में। इसके बाद में सीवी रमन, सब जानते हैं भौतिकी में मिला था उनको, 1930 में क्वेश्चन बनता भी है। रमन इफेक्ट की खोज की, लाइट स्कैटरिंग में क्रांति लेकर आए। इसके बाद में अगला है हर गोविंद खुराना, H.G. खुराना, चिकित्सा मेडिसिन में खोज करी। 1968 क्या है, जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस की उन्होंने खोज करी, की व्याख्या करी कि कैसे काम करता है। उस कारण से 1968 में 68 पे इनको अवार्ड मिला। इसके बाद देखें आप और भी हैं। अगले आपके हैं मदर टेरेसा, शांति पीस में मिला था उनको 1979 में। ह्यूमैनिटी और कंपैशन के लिए आजीवन सेवा के कारण इन्हें अवार्ड मिला था। इसके बाद में अमर सेन है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था 1998 में, है ना। वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल जस्टिस पर इन्होंने काम किया था, उस कारण से इन्हें अवार्ड मिला। कैलाश सत्यार्थी, है ना, तो ये शांति में मिला था उनको। 14 में चाइल्ड राइट्स और एजुकेशनल फ्रीडम के लिए संघर्ष इन्होंने किया था, इस कारण से इन्हें अवार्ड मिला। इस प्रकार से जो मेन है उनको हमने पढ़ लिया है कि भाई किसको अवार्ड क्यों मिला है। आगे बात करते हैं। अब देखिए वैश्विक प्रभाव यानी ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन अवार्ड्स का। बेसिकली जो नोबेल प्राइज़ है पूरी दुनिया में नॉलेज, ह्यूमैनिटी और पीस के प्रतीक माने जाते हैं, और ये पुरस्कार हम याद दिलाते हैं कि इनोवेशन, कंपैशन साथ मिलकर ही एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। पीस प्राइज पर इंसान को प्रेरित करता है कि हम यूनिटी और जस्टिस की दिशा में आगे बढ़ें, बिना भेदभाव, बिना सीमाओं के परे। इस प्रकार से ही हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है इन प्राइस का। तो बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कि नोबेल प्राइज क्या होते हैं, उनका इतिहास क्या है और किन कैटेगरी में क्यों और किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और अब तक किस किस को मिला है, इस बार किसे मिला है और कौन कौन से भारतीय हैं जिनको अवार्ड मिला है, और ट्रम्प साहब को अवार्ड क्यों मिल नहीं पाया, किन कारणों से इन्हें अवार्ड नहीं मिला, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अंत में निष्कर्ष। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अब देखिए शुरुआत में हमने कहा था आपसे कि टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है टेस्ट पास नाम से, जो आपको मिलने वाली है हमारी एप्लीकेशन पे, तो उसको इंस्टॉल करना है। इसका बेनिफिट आपको लेना है मात्र 49 में। ये बहुत कम प्राइस है, इतने कम प्राइस में कुछ भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाता है, बहुत कम। इसकी जो रियल प्राइस है वो है आपकी है 4999। हमने सिर्फ कुछ समय के लिए ऑफर निकाला है, इसको आज ही आपको परचेज करना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।